नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र चंदेल स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल फोकस ऑन स्टडी पर। आइए दोस्तों, कल तक हमने अपनी पिछली वीडियो में जाना कि चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के बारे में। अब बिंदुसार की हत्या इसके भाई अशोक ने की, तो आइए जानते हैं आज हम अशोक के बारे में। अशोक जो कि 269 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक गद्दी पर रहा। इसकी माता का नाम सुभद्रांगी और इसके पिता बिंदुसार थे। इसका बड़ा भाई सुसीम था, जिसकी हत्या करके यह गद्दी पर बैठा था। इसका जन्म 304 ईसा पूर्व में हुआ था। इसके अन्य नाम हुए देवनाम प्रियदसी और प्रियदसी, जिनसे एग्जाम्स में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सम्राट अशोक के प्रचलित नाम कौन कौन से हैं, तो आप लोग विशेषकर ध्यान रखेंगे। देवनाम प्रियदसी और प्रियदसी इसके बहुत ही प्रचलित नाम थे। और अशोक का जो अशोक नाम मिलता है, यह कुछ अभिलेखों से मिलता है, जो कि मास्की अभिलेख कर्नाटक में, गुर्जर अभिलेख मध्य प्रदेश में, नेट्टूर अभिलेख कर्नाटक में और उदयगोलान अभिलेख कर्नाटक में। इनसे ही अशोक का नाम मिलता है कि इसका नाम अशोक था। भमरू अभिलेख जो कि राजस्थान में है, इसमें अशोक ने खुद को मगध का सम्राट बताया था। मगध का सम्राट की मैं मगध का सम्राट अशोक। अशोक के अभिलेख खोजे 1750 ईस्वी में खोजे गए, जो कि टी फैंतेलर के द्वारा खोजे गए। तो जो 1750 में टी फैंतेलर ने खोजे, यह पढ़े नहीं गए थे। यह पढ़े गए 1837 में जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। अशोक के अभिलेखों की भाषा भारत में ब्राह्मी लिपि में इसने अभिलेख लिखाए, पाकिस्तान में खरोष्ठी लिपि में, अफगानिस्तान में अरमाइक लिपि में और एशिया माइनर यानी कि तुर्की में इसने ग्रीक लिपि में अपने अभिलेख लिखाए। तो इनको आप लोग ध्यान रखेंगे। इसकी जो युद्ध नीति थी अशोक की, वह थी भेरी घोष की नीति। इसका एक युद्ध हुआ कलिंग युद्ध, जो कि 261 ईसा पूर्व में हुआ था। इसके गद्दी पर बैठने के 8वें वर्ष, यानी कि ये 269 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा था, और इसका जो ये कलिंग युद्ध था, यह 261 ईसा पूर्व में हुआ था, यानी कि इसके गद्दी पर बैठने के 8वें वर्ष बाद यह कलिंग युद्ध था। यह वर्तमान उड़ीसा जो है वहाँ पर हुआ था। यहीं कलिंग का राजा था पद्मनाभ। यह दया नदी के किनारे हुआ था। इसमें लगभग 1 लाख लोगों की मृत्यु हो गई थी, जिससे अशोक को बहुत ही आघात हुआ, जिससे और इसने इसके बाद बौद्ध धर्म को अपना लिया था। और बौद्ध धर्म में भी इसने धम्मघोष की नीति को अपनाया था। धम्मघोष यानी कि जो शांति की नीति होती है बौद्ध धर्म में, उसको अपना लिया था। कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म की जो प्रेरणा ली थी अशोक ने, वो अपने भतीजे निग्रोध से ली थी। निग्रोध कौन है? निग्रोध इसका बड़ा भाई जो सुसीम था ना, जिसकी हत्या अशोक ने की थी, ये उसी का पुत्र है निग्रोध। बौद्ध धर्म की शिक्षा इसने उपगुप्त से ली थी। अशोक की पत्नी का नाम था देवी, जिसकी संतान हुई महेंद्र, संघमित्रा और चारुमती। ये वही महेंद्र और संघमित्रा हैं जिन्हें श्रीलंका भेजा था इसने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। तो इसकी एक पत्नी हुई कारुवाकी, जिसकी संतान का नाम तीवर था। एक पत्नी हुई इसकी पद्मावती, जिसके पुत्र का नाम कुणाल हुआ, और यही कुणाल बाद में जाकर मौर्य साम्राज्य का, यानी अशोक के बाद मौर्य साम्राज्य का उत्तराधिकारी बना। तो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने श्रीलंका यानी कि दक्षिण में भेजा महेंद्र और संघमित्रा को, दक्षिण भारत में, और यानी कि श्रीलंका दक्षिण भारत में ही है भारत के। और तक्षशिला जो कि बिहार में है, वहाँ इसने मध्यांतिक को भेजा, और हिमालयी क्षेत्र यानी कि पूरब में, उत्तर पूरब में इसने मध्यम को भेजा। भारत में सर्वप्रथम शिलालेखों का प्रचलन अशोक ने ही किया। अशोक ने 14 शिलालेख लिखवाए, 7 स्तंभलेख लिखवाए और 3 गुहालेख लिखवाए। स्तंभलेख यानी कि जो 14 शिलालेख थे, उनके बारे में जानते हैं। इसने अपने पहले अभिलेख में इसने पशु बलि की निंदा, अहिंसा और समस्त प्रजा मेरी पुत्र है ऐसा कहा। इसने दूसरे अभिलेख में पशु चिकित्सा और दक्षिण के 4 राज्यों का उल्लेख किया, जो कि चेर, चोल, पांड्य, क्षत्रिय पुत्र और श्रीलंका था। इसने तीसरे अभिलेख में रज्जुक, युक्तक और प्रदेशक नियुक्त किए, यानी प्रत्येक 5 वर्ष में यह राज्य का भ्रमण करेगा। चौथे
चौथे अभिलेख में इसने बताया भेरी घोष के स्थान पर इसने धम्म घोष की नीति को अपनाया। भेरी घोष यानी कि इसकी युद्ध की नीति थी जो कि पहले थी, इसके स्थान पर इसने धम्म घोष यानी कि शांति की नीति को अपनाया। इसने पांचवें अभिलेख में धम्म महामात्र के बारे में बताया। पांचवें में इसने धम्म महामात्र के बारे में बताया। इसने छठे अभिलेख में आत्मनियंत्रण यानी कि जन कल्याण की बात कोई भी हो, यानी कि जो कि प्रजा के बारे में अच्छी बात हो या सुधार की बात हो, उससे यह किसी भी वक्त कोई भी अधिकारी इसे बता सकता है। और इसने सातवें अभिलेख में धार्मिक समन्वय का विकास के बारे में बताया। इसने आठवें अभिलेख में धम्म यात्राएँ अपनी धम्म यात्राओं का वर्णन किया, यानी कि इसने 259 ईसा पूर्व में, यानी कि यह 269 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा और 259 ईसा पूर्व में इसने यानी कि अपने गद्दी पर बैठने के 10वें वर्ष इसने बोधगया की यात्रा की और 249 ईसा पूर्व में यानी कि 20वें वर्ष इसने लुम्बिनी की यात्रा की। इसका जो सबसे बड़ा अभिलेख था वह था 13वां अभिलेख। इसमें इसने कलिंग युद्ध के बारे में बताया। कलिंग युद्ध में कितने लोगों की मृत्यु हुई, यह कहाँ हुआ, यह इसने इसके बारे में बताया। इसने 14वें अभिलेख में सद्भावना के बारे में बताया। इसके 14 अभिलेख तो थे जो कि शिलालेख थे। इसने 7 स्तंभलेख भी बनाए जो कि दिल्ली टोपरा था जो कि हरियाणा में था, दिल्ली मेरठ स्तंभलेख उत्तर प्रदेश में, कौशाम्बी उत्तर प्रदेश में, लोरिया नंदनगढ़, लोरिया अरारोज, रामपुरवा जो कि बिहार में स्थित थे। इसने अशोक शिलालेख जो कि सांची मध्य प्रदेश में स्थित था, इसने 7 स्तंभलेख लिखवाए। इसने 4 गुफाओं का निर्माण भी कराया। जो वो 4 गुफाएं थी सुदामा गुफा, विश्व झोंपड़ी, चौपार गुफा और कर्ज गुफा। इसने सांची का स्तूप भी बनवाया जो कि मध्य प्रदेश में था। इसके बाद जो उत्तराधिकारी हुआ वो हमने आपको पहले ही बताया था, कुणाल था। कुणाल कौन था? ये कुणाल वही था जिसकी माता का नाम पद्मावती था। और इसके बाद मौर्य साम्राज्य में कई शासक हुए। इसके बाद कुणाल के बाद शासक हुआ संप्रीति, शालीसुख और देववर्मन। और इसके बाद देववर्मन के बाद हुआ बृहद्रथ जो कि मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था। इसी बृहद्रथ की हत्या 185 ईसा पूर्व में शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग ने की थी। और इसी पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या करने के बाद 185 ईसा पूर्व में ही शुंग वंश की स्थापना की थी। तो दोस्तों शुंग वंश के बारे में जानेंगे किसी और वीडियो में। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।